मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के एक शानदार आयाम पर आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, संसद से संबंधित बातें, और यह पार्ट है किससे? विधायिका से संबंधित। दोस्तों, तो विधायिका का जो उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के दोस्तों आपके कहाँ तक, अर्थात 122 तक के मध्य में दिया हुआ है, उन पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हमारी संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से स्वीकार की गई। जी हाँ दोस्तों, इसके कौन कौन से पार्ट आते हैं, और साथ ही भारतीय संसद को किस नाम से भी पुकारा जाता है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्यसभा से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं। तो फिर देर किस बात की, एकदम मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों यह बहुत बड़ा पार्ट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से कई चीज़ें जो होती हैं दोस्तों हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आज हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं विधायिका। पहली बात, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि सरकार के क्या होते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 4 महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। सरकार के क्या होते हैं? 4 महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। और इस 4 महत्वपूर्ण पार्ट्स में हमने बताया था कि कार्यपालिका होती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग, लेकिन महत्वपूर्ण पार्ट्स कौन चल रहा है? तो कार्यपालिका, विधायिका। जी हाँ दोस्तों, विधायिका, फिर उसके बाद आपकी न्यायपालिका, और फिर इसी का पार्ट माना जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अर्थात सीएजी। तो अभी तक हम लोगों ने कार्यपालिका के बारे में जाना, राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़े। जी हाँ दोस्तों, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, और उसके बाद महान्यायवादी के बारे में भी हमने क्या किया? चर्चा किया। आगे जो देखते हैं, आज बातें होंगी किससे? विधायिका से संबंधित। किससे संबंधित है? विधायिका से संबंधित बातें होने वाली हैं। तो कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 के मध्य में था। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 79 से लेकर के 122। जी हाँ दोस्तों, आपके विधायिका का नहीं। जो न्यायपालिका का है वह 124 से लेकर के नहीं 147, और सीएजी का 148 से लेकर के 151। दोस्तों यहाँ एक अनुच्छेद आपको छूट दिख रहा होगा, 123। जी हाँ दोस्तों, यह भी किसका पार्ट आता है? कार्यपालिका के पार्ट में आता है। राष्ट्रपति के पास यह पार्ट है। जी हाँ, तो चाहे इसको यहाँ पर भी जोड़ सकते, क्योंकि विधायिका में राष्ट्रपति भी एक हिस्सेदारी रखता है। तो दोस्तों आइए विधायिका के बारे में जानते हैं। विधायिका क्या काम करती है दोस्तों? विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। जी हाँ दोस्तों, मेकिंग द लॉ, अर्थात बॉडी है किसकी? भारत के। तो इसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी विधायिका है, जो हमारी क्या है? विधायिका है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है, और अनुच्छेद आपका ने कितना? 79 से लेकर के 122 के मध्य में दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, विधायिका के अंदर ही आता है आपका संसद। क्या? संसद। और आप जानते हैं संसद को वेस्ट, जी हाँ दोस्तों, मिंस्टर मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्ट मिंस्टर मॉडल कहा जाता है। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद अगर हम बताएं तो 79 में है। अनुच्छेद 79 के तहत जी हाँ दोस्तों, संसद के 3 प्रमुख भाग होते हैं, 3 प्रमुख अंग होते हैं, ये से भी कह सकते हो। एक होता है दोस्तों राष्ट्रपति, और दूसरा होते हैं राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा, और
तीसरा जो होता है दोस्तों वह होता है लोकसभा। तीसरा जो होता है कौन होता है? लोकसभा। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में देखें तो राष्ट्रपति के बारे में हमने बहुत बातें कर चुके हैं। अनुच्छेद 52 में इस पद का उल्लेख है। राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है, तो वहीं लोकसभा का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। तो इस तरह की बातें हैं दोस्तों, इनको समझना चाहिए था, जानना चाहिए। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपति संसद के एक अंग हैं, ना कि याद रखिएगा दोस्तों आप कहानी क्या है, अर्थात ये बातें आपको जानना चाहिए दोस्तों कि ऐसे नाम मात्र के हैं, नहीं एक अंग हैं। यहाँ से देखिए, अगर हमने देखा जाए तो हमारी संसदीय जो शासन व्यवस्था है संसदीय, वो कहाँ से हमने लिया है संसदीय व्यवस्था को? तो संसदीय व्यवस्था को हमने, आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? संसदीय व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से लिया है। अब देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के जो संसद होती है उसको क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। और पार्लियामेंट के भी क्या होते हैं दोस्तों? 3 अंग होते हैं। पार्लियामेंट के भी 3 अंग होते हैं। एक होता है दोस्तों क्राउन या फिर राजा कह सकते हो, और दूसरा जो दोस्तों क्राउन या ताज भी यहाँ कह सकते हो, ये सब चलता है। दूसरा जो होता है, जी हाँ दोस्तों, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड को क्या कहा जाता है? निचला सदन कहा जाता है कि उच्च सदन कहा जाता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन होता है दोस्त। क्या होता है? उच्च सदन होता है। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है, कॉमन्स, वह निम्न सदन होता है। ठीक है, निम्न सदन होता है। जिस तरह हमारे देश में क्या होता है दोस्तों, हमारे देश में राज्यसभा है, उसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। उसी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड है। तो इस तरह याद रखें, जिस तरह हाउस ऑफ कॉमन्स है उसी तरह हमारे यहाँ क्या है? लोकसभा है। ये बातें आप जान सकते हैं। यहाँ क्राउन और राजा का संबंध हमारे देश में राष्ट्रपति से भी ले सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये सारी बातें बनती हैं। अगला देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जानना चाहिए कि यूएसए के बारे में भी जान लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी जानना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस के भी 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक राष्ट्रपति होता है, जी हाँ दोस्तों, दूसरा सीनेट होता है। ठीक है, सीनेट होता है। और तीसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ, जी हाँ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना दोस्तों? तो याद रखिएगा, नहीं, सीनेट जो होता है वह उच्च सदन होता है। सीनेट जो होता है वो क्या होता है? उच्च सदन होता है। और यह क्या है? निम्न सदन होता है। ठीक है, क्या होता है? निम्न सदन होता है। हमारे देश में भी राष्ट्रपति, वहाँ पर भी। तो दोस्तों यहाँ से भी जानिए, हमारे देश में जो राष्ट्रपति आते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति आते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। एक बातें आप जानिए, अमेरिका के सीनेट में क्या है दोस्तों? कुल 100 सदस्य हैं। अमेरिका के सीनेट में कुल 100 सदस्य हैं और हर राज्य के लिए 2 सीटें निर्धारित की गई हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं, इसीलिए 2 सीटें निर्धारित हैं। हमारे यहाँ जो राज्यसभा की सीटें हैं आप जानते हैं वह जनसंख्या के आधार पर है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान दीजिए। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था जिसको बोलते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम था। वहाँ पर यही प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस देश में द्विसदनाधिकार
द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। द्विसदनात्मक का मतलब यही दो सदन होता है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। तो भारत में उच्च सदन निम्न सदन कौन है? जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा है। उसी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स उच्च सदन निम्न सदन ब्रिटेन के हैं। सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव आपके कहाँ है दोस्तों? वह संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न क्या होता है देखने को मिलते हैं। तो फिर देर किस बात की, अच्छे से देखिए और प्रश्नों का सही सही जवाब देने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो आप देखें कि ये कितना शानदार बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, शानदार बातें हैं, इसीलिए इनको देखना जरूरी होता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं राज्यसभा की। किसके बारे में? राज्यसभा के। तो राज्यसभा जो है दोस्तों, आप जानते हैं कि इसको उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, याद रखिएगा, उच्च सदन है। फिर इसको क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन भी कहा जाता है। फिर इसे आपको जानते हैं कि अपर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर हाउस, इंग्लिश में। जी हाँ दोस्तों, अपर हाउस मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट लिखा रहता है अपर हाउस। फिर उसके बाद दोस्तों इसको दूसरा सदन भी कहा जाता है कि पहला सदन कहा जाता है। कोई बताने की कोशिश करेगा कि राज्यसभा दूसरा सदन है कि पहला सदन है दोस्तों? यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिले हैं। हाउस ऑफ चैम्बर्स है कि जी हाँ दोस्तों, हाउस ऑफ अर्थात क्या है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसे दूसरा सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा सदन कहा जाता है, याद रखिएगा, दूसरा सदन। लेकिन यह बड़ी सभा है, ये बातें याद रखिएगा। दूसरा सदन कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला सदन आपका कौन है? लोकसभा है। तो उच्च सदन हो गया, अस्थाई सदन हो गया, अपर हाउस हो गया, दूसरा सदन हो गया। फिर इसको और अन्य नामों से जाना जाता है। विशेष सदन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष सदन भी कहा जाता है। फिर इसे और जानना चाहिए, राज्यों की, ठीक है, राज्यों की प्रतिनिधि करने वाला सदन, राज्यों की प्रतिनिधि करने वाला सदन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये कई नाम हैं दोस्तों, इनमें से प्रश्न कई बार आते हैं और कई बार दोस्तों हम लोग क्या है नहीं दे पाते हैं ना। तो इसीलिए आपको इनको ज़रूर देखना चाहिए। और अन्य नामों में देखे, जैसे एक का नाम और मुझे आ रहे हैं याद, निरंतर चलने वाली सदन। ठीक है, निरंतर चलने वाली सदन भी कहा जाता है, निरंतर चलने वाली सदन। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों यह है राज्यसभा से संबंधित कुछ नाम जो प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं घुमा घुमा करके। तो आप उन प्रश्नों का आसानी से क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं ना, आंसर दे सकते हैं। तो प्लीज़ इसको नोट करिए। आगे आइए दोस्तों, हमारे यहाँ क्या हुआ है, केंद्रीय विधानसभा और जी हाँ दोस्तों केंद्रीय परिषद, द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत में, ठीक है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ भारत शासन अधिनियम 1919 से होता है। प्रारंभ 1919 के अधिनियम से होता है। ठीक है, 1919 के अधिनियम से होता है, जबकि केंद्रीय स्तर पर तो 1935 के। अब देखिए दोस्तों, यह दो सदन कौन कौन से थे? तो आप जानते हैं, एक था राज्य परिषद, एक क्या था? राज्य परिषद था, और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। ठीक है ना दोस्तों, केंद्रीय विधानसभा था, याद रखिएगा, केंद्रीय विधानसभा। आज राज्य परिषद को ही क्या है दोस्तों, आप जानते होंगे कि राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जबकि केंद्रीय विधानसभा को ही लोकसभा के नाम से जाना जाता है। किसके? लोकसभा के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों का नाम बदल कर कब आया है? ये दोनों
दोनों नाम, ये दोनों नाम आए हैं 1954 ईस्वी में। कब आए हैं? 1954 ईस्वी में आए हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, राज्यसभा से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें करते हैं। राज्यसभा का क्या हुआ दोस्तों? जो गठन हुआ, राज्यसभा का गठन या स्थापना भी कह सकते हो, ठीक है। राज्यसभा की स्थापना जो हुई दोस्तों, एक तरह से गठन लिखिए। राज्यसभा का जो गठन हुआ, गठन, ठीक है, राज्यसभा का जो गठन हुआ वह कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का क्या होता है दोस्तों? गठन होता है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन होता है। जबकि पहली बैठक, जबकि क्या, पहली बैठक की अगर हम बात करें, पहली बैठक जो हुई थी वह 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई कब हुई थी दोस्तों? 1952 को हुई थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अगला क्या है दोस्तों? राज्यसभा का उल्लेख, राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में, राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में कहाँ दिया है दोस्तों? भारतीय संविधान में। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। कहाँ दिया है? अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसके है संरचना के बारे में। किसके? इसी की संरचना। जी हाँ दोस्तों, अगर हम संरचना की देखें तो दोस्तों इसमें अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम जो संख्या है वह 250 है। अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। और यह 250 सदस्य जो आएंगे वह 12 मनोनीत होकर आएंगे। कहाँ से आएंगे? 12 मनोनीत होकर आएंगे। और 238 सदस्य, 238 सदस्य जी हाँ दोस्तों निर्वाचित होकर आएंगे। कैसे आएंगे? निर्वाचित होकर आएंगे। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि 12 सदस्य कहाँ से आएंगे? तो दोस्तों मनोनीत होकर आएंगे और 238 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसमें में 2 पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचित में एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य से आपको पता होना चाहिए 230 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य ही निर्वाचित होकर आएंगे। लेकिन वर्तमान में संख्या क्या है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो संख्या है वह कितनी है? वर्तमान में संख्या 245 है। कितनी है? 245। कितनी? 245। 245 जो संख्या है दोस्तों याद रखिएगा, इसमें से नहीं आपको पता होना चाहिए 12 सदस्य मनोनीत होकर आएंगे। कहाँ से आएंगे? 12 सदस्य मनोनीत होकर आएंगे। जबकि दोस्तों 233 सदस्य, ठीक है, 233 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। चलिए भैया, अब ये 233 सदस्य जो निर्वाचित होकर आएंगे उसमें से 8 सदस्य जो आएंगे दोस्तों, 8 सदस्य वह केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। कहाँ से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। जबकि 8 निकालने के बाद जो भी बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों? 225 सदस्य राज्यों से आएंगे। कहाँ से आएंगे? 225 सदस्य ही राज्य से आएंगे। और ये 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो आ रहे हैं दोस्तों, इनको देखिए, उधर लिख रहा हूँ। जो 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं, 8 सदस्य, ठीक है, 8 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेश से आ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आ रहे हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश से आ रहे हैं। तो दोस्तों उनमें से आपको पता होना चाहिए कि 4 जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं। कहाँ से? 4 जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं। और 3 आपके दिल्ली से आएंगे। 3 कहाँ से आएंगे? दिल्ली से आएंगे। और एक जो आएगा वह
पुदुचेरी से आएगा। कहाँ से आएगा? पुदुचेरी से आएगा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए थी जानना के लिए। तो दोस्तों यहाँ से बातें बहुत शानदार हैं, बहुत लाजवाब हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 80 की धारा 3। ठीक है, अनुच्छेद 80 की धारा 3, अनुच्छेद 80 की धारा, ठीक है, अनुच्छेद 80 की धारा 3 के तहत, अनुच्छेद 80 की धारा 3 के तहत याद रखिएगा, अनुच्छेद 80 की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यहाँ से देखिएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो यह राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं वह कहाँ से आते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो यह 4 क्षेत्र से आते हैं। कितने क्षेत्र से? 4 क्षेत्र से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा, कला पहला क्षेत्र मान लीजिए, दूसरा क्षेत्र मान लीजिए साहित्य हो गया। ठीक है, ये कोई क्रम में नहीं, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। तीसरा समाज हो गया और चौथा आपका विज्ञान हो गया। तीसरा समाज है, हाँ, चौथा आपका विज्ञान हो गया। इन 4 क्षेत्रों से क्या होता है दोस्तों? यह सदस्य आते हैं। इन 4 क्षेत्रों से यह सदस्य आते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये 12 सदस्य आएंगे, यह कोई ज़रूरी नहीं कि 3-3 सदस्य ही सबसे आएँ। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर कभी भी संख्या घट बढ़ सकती है, एक ही क्षेत्र से आ सकते हैं। जी हाँ, इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि जो यह 12 सदस्य आएंगे, क्या राष्ट्रपति की स्वविवेक है? जी नहीं दोस्तों, यह मंत्री परिषद की सलाह से आएंगे। क्या? मंत्री परिषद की सलाह से आएंगे। यहाँ से भी देख लीजिए, मंत्री परिषद जो सलाह देगी उसी को राष्ट्रपति क्या करेंगे भैया? सदस्यों को नहीं मनोनीत करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो ये मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, सिर्फ 2 चीज़ों में भाग नहीं ले सकते हैं। किसमें याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य ना तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, और ना ही दोस्तों आपको जब विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव आएगा, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसमें भी भाग नहीं लेंगे। बाकी समस्त शक्तियां, जी हाँ दोस्तों, जो एक संसद की होती है उसी तरह इनको भी प्राप्त होती है। यह भी क्या हो सकता है? मंत्री बन सकते हैं। यह भी क्या हो सकता है? मंत्री बन सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी बातें आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ये बहुत शानदार सेशन था ना अपने आप में। तो याद रखिएगा 12 सदस्य। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये 12 सदस्य के अलावा भी राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि दोस्तों अगर वह इस 4 क्षेत्रों से भी नहीं आता तो अगर वह अपने क्षेत्र में क्या है? विशिष्ट योगदान रखता है, मतलब एक ऐसा स्थान रखता है जो उसके आगे सब फीके हो जाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर को प्रणब मुखर्जी ने, सचिन तेंदुलकर जी को, सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर जी को क्या किया गया था दोस्तों? प्रणब मुखर्जी ने, जी हाँ, राज्यसभा का सदस्य बनाया था। और वह अपने क्षेत्र में क्या थे दोस्तों? याद रखिएगा, एक बहुत बड़े, ठीक है, एक बहुत बड़े क्या थे? अर्थात प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, क्रिकेट में भगवान कहलाते थे। ये बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ रही है। अभी रंजन गोगोई साहब जो रिटायर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं, तो उनका नाम बहुत चर्चित था। जी हाँ दोस्तों, तो उनको भी देखे होंगे राज्यसभा का सदस्य बना है। तो इस तरह आप देखे होंगे। जी हाँ, भले
आपके सचिन तेंदुलकर हों, जी हाँ नवजोत सिद्धू हों, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के सदस्य, दारा सिंह हैं जो बने हैं दोस्तों। तो इस तरह आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी आपको जानना चाहिए था। तो आप ये बातें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। अगला पॉइंट ये क्लियर किया जाता है, ये कहा जाता है कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। क्या है, एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है और निरंतर चलती है, और निरंतर चलती है। जी हाँ दोस्तों, निरंतर चलती है। तो यहाँ पर आपको एक बात ये जानना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है, ठीक है, कार्यकाल याद रखिएगा, उस कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि हर 2 वर्ष में, ठीक है, हर, जी हाँ दोस्तों, हर 2 वर्ष में, 2 वर्ष में इसके 1/3, ठीक है, हर 2 वर्ष में इसके, ठीक है, इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, जी हाँ दोस्तों, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। क्या होंगे, सेवानिवृत्त होंगे दोस्तों, ये कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। और यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों, यह क्या है, अस्थाई सदन है, निरंतर चलने वाला सदन है। और आप जानते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है व्यवहार में, वह 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। अब दोस्तों यह सदन कभी भी भंग नहीं होता है, यह सदन कभी भी भंग नहीं होता है। अगर यह सदन कभी भी भंग नहीं होता है दोस्त, तब यहाँ से कई बातें निकल कर के आती हैं। क्या बातें निकल कर के आती हैं, आप अपने से सोचने वाली बातें हैं। क्या सोचने वाली बातें हैं कि जब इसका 1954 में, ठीक है, गठन हुआ, मान लीजिए, चलिए दोस्तों 1954 ले लेते हैं, यहाँ पर 1954 हो गया, हर 2 वर्ष में है तो 56 हो गया, 1958 हो गया, 1960 हो गया, 1962 हो गया, 1964 हो गया, 1966 हो गया। हर 2-2 वर्ष में मैंने कर दिया। अब देखिए मैं कैसे अस्थाई बना रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों, अस्थाई सदन कैसे बना रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए, ठीक है, 1954 में क्या हुआ, ठीक है दोस्तों, मानते हैं, सिर्फ मानना चाहिए, अनुच्छेद अनुच्छेद 80 की धारा, जी हाँ दोस्तों, 3 में तो इस बात का उल्लेख था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आप समझने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें ये हैं कि जैसे 1954 में राज्यसभा आई और उस समय क्या थे, 245 सदस्य थे, मान लेते 245 सदस्य थे। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 6 वर्ष का कार्यकाल है, कितने, 6 वर्ष का कार्यकाल है, तो जो 54 में आए हैं वो 60 में क्या हो जाते, रिटायर हो जाते, इनका 6 वर्ष पूरा हो जाता। और जैसे ही दोस्तों 60 में ये सारे सदस्य एक बारगी में निकलते, तो जो अस्थायित्वपन है वो तो समाप्त हो जाता ना। जी हाँ दोस्तों, जो अस्थाई सदन है, निरंतर चलने वाला सदन है, वह तो खत्म हो जाता और ये भंग मानी जाती है एक तरह से। तो इस तरह दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जो 1954 में सदस्य भरे गए, तो अब हर 2 साल में 1/3 सदस्य निकालना है। तो 1956 में क्या किया गया, 245 सदस्यों में से 1/3 सदस्यों को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, और इतने ही 1/3 सदस्य भर लिए जाएंगे। क्योंकि क्या कह रहा है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, और ठीक है, और उतने ही सदस्य, और उतने ही, ठीक है, उतने ही सदस्य,
ठीक है, सदस्य भर लिए जाएंगे। ठीक है, उतने ही सदस्य भर लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब अब इसका 1/3 जो निकला और 1/3 भर लिया गया, तो इसके लिए क्या किया गया? तो इसके लिए आपको बता दे लॉटरी प्रक्रिया खेली गई। क्या खेली गई? लॉटरी प्रक्रिया। जैसे क्या है दोस्तों, 245 सदस्य हैं। अब मान लीजिए उस समय आप भी 245 सदस्यों में होते, एक अमेजिंग करिए, ठीक है, आपके 245 सदस्य में आप भी होते। तो दोस्तों जब आप 245 सदस्य में होते और आपको ऐसे ही निकाल दीजिए कि भाई नहीं निकलिए, ऐसा है हर 2 साल में 1/3 सदस्यों को निकालना है, तो आप निकल जाइए। तो आप कहेंगे सर ये बताइए, हमको आप निकाल रहे हैं, उनको काहे नहीं निकाल रहे हैं? आखिर वो भी तो निकल जाएं तभी ना ठीक है। तो कहेंगे भाई देखिए देश को चलाने की बात है। तो कहेंगे सर देश तो हम भी चला सकते हैं ना। तो कहेंगे हाँ ये भी बात सही है। तो कहेंगे ऐसा कुछ ऐसा किया जाए कि ताकि सदस्यों की संख्या निकल भी जाए, सदस्य संख्या भर भी ली जाए और साथ ही साथ किसी को विरोध भी ना हो, मतलब किसी के अंदर दुख भी ना हो। तो क्या करवाया गया? सभी सदस्यों का पर्ची में नाम लिखवाया गया होगा। ऐसा भी मान लेते हैं दोस्तों, पर्ची में नाम लिखवाया गया होगा, एक बॉक्स में डाला गया होगा। उस बॉक्स को खूब क्या है चलाया गया होगा। जी हाँ दोस्तों, खूब चलाया गया होगा। और फिर क्या है, एक बच्चे को बुलाकर कहेंगे भाई इसमें से तुम इतनी पर्ची निकाल लो, 1/3 जितनी भी आए उतना निकाल लीजिए। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लगभग जी हाँ दोस्तों वही 82 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 82 के आसपास आ रहा है मान लीजिए दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि 82 सदस्यों को निकलना। तो कहेंगे भाई बेटा ऐसा है, इसमें तुम 82 पर्ची निकाल दो। अब ये कहा गया कि जिसमें का भी नाम इससे बाहर निकलेगा वह सदस्य अपनी सदस्यता स्वयं छोड़ देगा। तो कहेंगे ठीक है यार, ये तो लक पर छोड़ा गया है, तो दोस्तों अब किसी को विरोध भी नहीं होगा। ऐसे करके जी हाँ दोस्तों लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई और 1/3 सदस्यों को निकाला गया। फिर दोबारा कब किया गया? 58 में किया गया। अब देखिए दोस्तों इतने 1/3 निकले और 1/3 क्या कर लिए गए? भर लिए गए। तो सदस्य संख्या बराबर। इसी तरह 1958 में भी क्या हुआ? 1/3 सदस्य संख्या निकली और 1/3 सदस्य संख्या भर ली गई और इसमें भी लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई। क्या? लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई। तो 2 बार सदस्यों को निकालने के लिए मान लीजिए दोस्तों लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई होगी। फिर उसके बाद अब 1960 में जो लोग 1954 में याद रखना भर्ती हुए होंगे और ये दोनों बार लॉटरी प्रक्रिया में उनका नाम नहीं आया होगा, उनका कार्यकाल कब समाप्त होगा? 1960 में। 1960 में ये 1/3 सदस्य निकलेंगे और फिर 1/3 सदस्य भर लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा? अर्थात जी हाँ दोस्तों अब बराबर हो जाएगी। क्या बराबर हो जाएगी? जो 56 में भर्ती हुए वो 62 में निकलेंगे, जो 1958 में भर्ती हुए 1964 में निकलेंगे, जो 1966 में भर्ती हुए वो जी हाँ दोस्तों सदस्य बने 1966 में होंगे। तो इस तरह अब एक जी हाँ दोस्तों सिलसिला जारी हो जाएगा ना। 60 वाले कब निकलेंगे? 66 में निकलेंगे ना, 6 वर्ष बाद। तो इस तरह ये जानना चाहिए आपका एक सिलसिला चल जाएगा और इस तरह यह अस्थायित्वपन बना रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, अस्थायित्वपन बना रहेगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसको भी विशेष करके ध्यान दीजिएगा, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अगला पॉइंट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ठीक है, बनने के लिए न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। साथ ही आगे देखते हैं, बातों को समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत शानदार बातें हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, देखिए दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का
निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन। अब आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है दोस्तों, वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि मतलब ये कि भैया जनता भागीदारी नहीं लेगी। जनता क्या है? भागीदारी नहीं लेगी, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो इसका याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं, ठीक है। 2003 से लोक प्रतिनिधि अधिनियम, जी हाँ दोस्तों, 1951 में नियम बनाया गया था लोक प्रतिनिधि, ठीक है, लोक प्रतिनिधि नियम 1951 में बनाया गया था दोस्तों। कब? 1951 में। और इसके तहत से क्या किया जाता है दोस्तों? 2003 से जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या शब्द जुड़ता है, ध्यान से समझिए। एकल संक्रमणीय, एकल, ठीक है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, ठीक है, आनुपातिक मतदान प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, मतदान प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। किसके द्वारा? आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा। तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक, जी हाँ दोस्तों, मतदान प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन होता है। तो 2003 से यहाँ पर एक शब्द और लग गया है, खुला मतदान प्रणाली। कैसा? खुला मतदान प्रणाली के द्वारा होगा, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए गुप्त मतदान शब्द लगा है। क्या लगा है? गुप्त मतदान शब्द लगा है। जबकि राज्यसभा में नहीं, खुले मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों आपको जानना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुप्त शब्द नहीं है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक, जी हाँ दोस्तों, जो मतदान प्रणाली है इसके बारे में हमने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे की बातें क्या है, यहाँ पर समझने वाली बातें हैं कि जो इनके राज्यसभा के निर्वाचक मंडल होता है, कौन? निर्वाचक मंडल होता है, वह कौन होता है ना? जी हाँ दोस्तों, तो निर्वाचक मंडल के बारे में भी हमें जानना चाहिए, नहीं तो हम लोग कैसे आंसर देंगे ना। जी हाँ दोस्तों, तो इसको भी आपको जान करके अच्छा लगेगा कि राज्यसभा के निर्वाचन में, राज्यसभा के निर्वाचन में, ठीक है, निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कहाँ के? विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। याद रखना, ये उसी राज्य के लोग होते हैं। सदस्य मतलब सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब विधानसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो कैसे होता है निर्वाचन इनका, यह जानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि इनके लिए जो सूत्र होता है, जैसे, ठीक है, जैसे एक सूत्र है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसके लिए जो सूत्र है वह क्या होता है? मतदाताओं की, जैसे हमें उत्तर प्रदेश की निकालनी है, जैसे क्या है, हमको उत्तर प्रदेश की निकालनी है। तो देखिए बहुत शानदार बात, जैसे, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की मान लीजिए निकालना है, तो यहाँ पर होगा मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं, ठीक है, मतदाताओं की संख्या, जो लोग भाग लेंगे। मतदाताओं की संख्या कितनी है राज्य में? जी हाँ दोस्तों, प्लस खाली पद। खाली पद कितना है? याद रखना, खाली पद।
और आपको पता होना चाहिए एक पद होता है और पूरे का +1 होता है, याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों, 403 सीट है, किसकी, विधानसभा की है, ठीक है, 403 सीटें हैं। और दोस्तों जो पद रिक्त है, याद रखिएगा, मानते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या होता है दोस्तों, 2 पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं, 2 पद खाली हैं, या 3 पद खाली हैं, 10 पद खाली हैं, तो मैं 2 मान लेता हूँ, +1 हो जाएगा और पूरे का 1। तो अब दोस्तों 403/3, जी हाँ दोस्तों, +1, इसको काटेंगे, काटने के बाद 1 जोड़ देंगे और जितना आएगा, अगर उतना मत कोई, जी हाँ दोस्तों, सदस्य प्राप्त करता है जो लड़ रहा है, तो वह विजयी हो जाएगा, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। यही फार्मूले पर बैठाना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो इनको प्लीज़ नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। यह सूत्र तो अच्छे से नोट ही कर लीजिए, जो जल्दी कहीं मिलता नहीं है, तो यहाँ से प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा की सीट का आवंटन, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा सीट का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है दोस्तों, होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। साथ ही राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा सीट का, राज्यसभा सीट के आवंटन का उल्लेख है, आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नहीं दोस्तों, अनुसूची 4 में दिया हुआ है। कहाँ दिया है, अनुसूची 4 में दिया गया है, ये बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान के, याद रखना दोस्तों, अनुसूची 4 में दिया गया है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो बहुत शानदार बातें थी, हमने बातें कर लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ सीटों के बारे में देख लेते हैं, जैसे राज्य और उनकी सीटें, ठीक है। एक मक्खी है दोस्तों, अब ये जानते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, याद रखिएगा नहीं दोस्तों, बोर्ड है। अब इसमें जब मक्खी बैठ जाती थी, अपने आप चलना शुरू कर देता, दिक्कत कर दी है आज सच मैंने, मतलब ये बातें ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सीटें, ठीक है, कुछ राज्यों की, तो जैसे क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं सर्वाधिक सीटें हैं दोस्तों, 31 राज्यसभा की। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है 19 सीटें। फिर उसके बाद है तमिलनाडु, जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में जो है आपकी 18 सीटें हैं। याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं, जी हाँ दोस्तों। फिर आगे पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है ना दोस्तों। बिहार में जो सीटें हैं वह 16 हैं। पश्चिम बंगाल में, जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 हैं, याद रखिएगा नहीं। फिर आगे जो है दोस्तों आपके जो आते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात में 11, ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 हैं। कहाँ, गुजरात में
11 11 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी कितना है दोस्तों, तो 11 ही है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप कहानी, जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में और राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में उड़ीसा में कितनी है, तो 10 10 है, कितनी है, 10 10 है। फिर आपके तेलंगाना में कितनी है, तो तेलंगाना में आप कहानी कितना है दोस्तों, 7 है। दिल्ली में आपकी कितनी है, तो 3 है। पुदुचेरी में जो है दोस्तों, पुदुचेरी में जो है वह 1 है। वहीं जम्मू कश्मीर में कितनी है, तो जम्मू कश्मीर में 4 है। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों राज्यसभा के सीट को लेकर के, नहीं तो आप खुद जान सकते हैं दिक्कत हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा में 12 सदस्य नामित होते हैं, वह कहाँ से लिया गया है, तो मनोनीत नामांकन जो लिया गया है, 12 सदस्य मनोनीत जो होते हैं, वह शब्द कहाँ, मतलब ये प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई है, तो आयरलैंड से अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है, आयरलैंड से अपनाई गई है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से, जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। कोई भी नागरिक, ठीक है, कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से, जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, याद रखिएगा, लड़ सकता है। तो यहाँ से भी बातें पूछी जाती हैं कई बार कि जी हाँ दोस्तों, कि नहीं लड़ सकता क्या, तो किसी भी राज्य से वह चुनाव लड़ सकता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जानते हैं राज्यसभा के, जी हाँ दोस्तों, जो आपके नहीं जानिएगा नहीं महत्वपूर्ण, राज्यसभा के प्रथम सभापति, राज्यसभा चल रहा है यहाँ, क्या, राज्यसभा, तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो दोस्तों प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन जी थे। वर्तमान में कौन है भैया, ठीक है, वर्तमान में सभापति कौन है, तो वर्तमान में जो सभापति हैं वह हमारे, जी हाँ दोस्तों, एम वेंकैया नायडू जी हैं। कौन है, एम वेंकैया नायडू जी हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर पूछेगा प्रथम उपसभापति कौन, प्रथम उपसभापति, ये प्रश्न भी कई बार आता है दोस्तों, तो कौन थे, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव जी थे, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, ठीक है, कृष्णमूर्ति राव जी थे। फिर इसके बाद पूछता है दोस्तों, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, वर्तमान में उपसभापति कौन है, वर्तमान में उपसभापति, ठीक है, उपसभापति, ठीक है, सभापति, ठीक है, उपसभापति तो हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है, हरिवंश नारायण, ठीक है, नारायण सिंह हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न बने तो यहाँ से भी प्रश्न देने का कार्य करिएगा। राज्यसभा के पास जो और पावर कार्य हैं वो तो देखिए कार्य क्या है दोस्तों, याद रखिए। नंबर 1, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का पहल सबसे पहले यहीं से किया जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पहल, हटाने संबंधी, ठीक है, हटाने संबंधी पहल, ठीक है, हटाने संबंधी पहल कहाँ से की जाएगी, यहीं से की जाएगी, राज्यसभा से। दूसरा क्या होता है दोस्तों कार्य, जी हाँ, यहाँ से अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद
249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत जी हाँ दोस्तों, राज्य सूची के, ठीक है, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व के लिए पहल करना। इसका मतलब क्या है दोस्तों, राज्य सूची का अगर कोई भी विषय है उस पर कानून बनाना है तो सबसे पहले कौन पहल करेगा, अर्थात राज्यसभा करेगा। ये चीज़ें आपको जानना कर चाहिए, ठीक है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तीसरा है अनुच्छेद, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 312 के तहत अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा के लिए सर्वप्रथम पहल, ठीक है, सर्वप्रथम पहल, ये जान लीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 250, जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो और राज्य सूची के संबंध में कोई कानून बनाना हो तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले पहल अनुच्छेद 250 के तहत जी हाँ राज्यसभा ही करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, जी हाँ दोस्तों, चाहे राज्यसभा के अर्थात सदस्य, आप जानते हैं कि दोनों में भाग लेते हैं। कोई कानून तभी बनेगा जब वह राज्यसभा से क्या होगा दोस्तों, पास होगा। तो इस तरह ये बहुत सारी पावर क्या हैं, राज्यसभा के पास हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और आगे की बातें अगर मैं बताऊं तो जैसे राज्यसभा है, देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, अब राष्ट्रपति को क्या है, संसद से प्रस्ताव पारित कराना होता है। और मान लीजिए उसी समय लोकसभा भंग हो जाए, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा, राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करा के उसको जारी रख सकते हैं, लेकिन जब भी नवनिर्वाचित लोकसभा आएगी उसके 1 माह के अंदर प्रस्ताव पारित कराना ही पड़ेगा। तो इस तरह के पावर भी आपके राज्यसभा के पास हैं। तो ये थी बहुत सारी बातें दोस्तों, हमने हर एक पार्ट्स पर चर्चा कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जितने भी एग्जाम से पॉइंट बन सकते थे वह हमने, जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, जब सभापति का पद रिक्त होता है तो वह, जी हाँ दोस्तों, उसको संभालता है, लेकिन ये नहीं कि नहीं संभालेगा, संभालेंगे, याद रखने वाली बात है। उपसभापति, याद रखने वाली बातें हैं कि वह राज्यसभा के ही एक सदस्य होते हैं। उपसभापति एक क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन सभापति सभा का सदस्य नहीं होता है। यहाँ से भी प्रश्न देखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा आज की चर्चा। आज दीजिए यहीं पर इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।